Hello, grade 10 students. Now we are going to start with the last chapter of our social studies, and that is economics chapter number 4, globalization and the Indian economy. After this chapter, we'll be finishing with our SST portion. Okay, so the chapter we are going to deal with is globalization and the Indian economy. Globalization. Indian economy means whatever production takes place in India, and India earns profit out of that. India's economy gets developed. That is Indian economy. Okay, globalization. Now, what is the impact of globalization on Indian economy, and basically what is globalization? Okay, everything we are going to learn in detail in this chapter. So let us move ahead. Introduction. Globalization. What do you mean by globalization? Now, integration between countries through foreign trade and foreign investment by multinational corporations. दिस सी MNC का जो सी है वो कंपनीज भी हो सकता है या फिर कॉरपोरेशंस भी आप बोल सकते हो. ओके, सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब मीन्स अर्थ. Okay, globalization means coming together. Now, who will come together? Countries of the world, right? They will come together. They will integrate. In what sense? For what they will come together? For foreign trade and foreign investment. यही जाहिर सी बात है ना कि देश क्यों एक साथ आएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे में फ़ायदा देखते हैं. वो एक देश को दूसरे देश से फ़ायदा मिलेगा, इसलिए तो कनेक्ट होते हैं, राइट? So for foreign trade and for foreign investment, these countries they come together. But उनको एक साथ लाएगा कौन? इन countries को ट्रेड के लिए एक साथ लाएगा कौन? उनके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, and that platform is served by multinational corporations or multinational companies, or in short you can call them MNCs. राइट. तो ये MNCs जो है वो बहुत सारे नेशंस को एक साथ लाने का काम करती है ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ओके, सो व्हेन दीज कंट्रीज दे कम टुगेदर देन वी कॉल इट ग्लोबलाइजेशन. तब हम बोलते हैं कि दुनिया छोटी होती जा रही है. छोटी होती जा रही है इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया साइज में छोटी होती जा रही है. कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर, दे आर गेटिंग इंटरलिंक्ड, दे आर गेटिंग टुगेदर. ओके, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो उसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड. प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. तो क्या सिचुएशन थी? सिचुएशन बिफोर इमर्जेंस ऑफ MNC. सो MNC, दिस कंसेप्ट is not old one. Very recently it was formed. उसके पहले या MNC जब फॉर्म हुआ था तो हाल ही में फॉर्म हुई. ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, ये कंसेप्ट जो है वो हाल ही में फॉर्म हुआ है. ओके, तो उससे पहले MNCs आने के बाद एक देश दूसरे देश से ट्रेड करने लगा, दोनों देशों को फ़ायदा होने लगा, राइट? तो उससे पहले ट्रेड कैसे होता था? सो बिफोर सिचुएशन, व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर इमर्जेंस ऑफ MNC? Till mid 20th century, production was largely organized within the countries. जो भी प्रोडक्शन होता था वो देश के अंदर ही होता था. वो एक देश दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था. ओके, नॉट ऑन दिस लार्ज बेसिस, राइट? सो कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटीरियल्स एंड फूड स्टफ एंड इम्पोर्टेड फिनिश गुड. सो ये कैसे होता था? जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया, व्हाट इंडिया यूज्ड टू डू? इंडिया यूज्ड टू एक्सपोर्ट रॉ मटीरियल एंड फूड स्टफ एंड इम्पोर्टेड फिनिश गुड. इंडिया दूसरे देशों को क्या देता था? रॉ मटीरियल देता था, फूड स्टफ देता था, और उसके बदले में इम्पोर्ट क्या करता था? फिनिश गुड इम्पोर्ट करता था. इन दिस वे द ट्रेड यूज्ड टू टेक प्लेस अर्लियर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड? ट्रेड का आप मीनिंग जान लो, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड? Trade means import and export. Import means when a country buys something from another country, that is called importing. यानी आना, लेके आना, है ना? उसके बदले में देश उसको
हाँ, और एक कंट्री उसको पैसा देती है ना. और एक्सपोर्ट मीन्स when any nation or any country exports the good which are produced by her, then that thing is called exporting, means बेचना. Import and export, this is called trade. Okay, so the main channel connecting distant countries was trade. So earlier what was the main channel connecting countries? Trade. ट्रेड ही ये एक चीज़ थी जो MNC फॉर्म होने के पहले हर एक देश को दूसरे देश से जोड़ती थी, राइट. लेकिन इतना डिटेलिंग सिर्फ लेन देन की बात होती थी, है ना. ये देश इसमें अच्छा है, हमारे देश में स्पाइसेस बहुत अच्छे मिलते थे, इसीलिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे यहाँ ट्रेड करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने हम पे रूल करना चालू कर दिया. दैट इज़ द अनदर थिंग. बट what was going on before the emergence of MNC was the thing which interlinked the countries was trade. Okay, what are MNCs? Now what are these MNCs? So multinational corporations or MNCs is a company that owns or controls production in more than one nation. तो ये MNCs क्या करते हैं? MNCs किसी एक देश में या एक से ज़्यादा देश में वो खुद की एक कंपनी ओन करते हैं या फिर किसी और कंपनी का प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं, है ना. तो खुद की भी कंपनीज उनकी होती है और दूसरों की भी वो खरीदते भी है कंपनीज और उनका प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं, राइट. सो उनको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज. व्हाई मल्टीनेशनल कंपनीज? बिकॉज दिस MNC इज नॉट लिमिटेड फॉर एनी वन नेशन. it has a connection with all the countries in the world, so it is called multinational company. तो ये एक ही नहीं होती है, बहुत सारे MNCs जो है जो अलग अलग देशों को जोड़े रखती है थ्रू ट्रेड. It sets up offices and factories for production in regions where they can get cheap labor and other resources. So कहाँ पे ये अपने इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज सेटअप करती है MNCs? Where they can get cheap labor and other resources. जो कोई भी प्रोडक्शन अगर करना हो उसके लिए लगने वाला लेबर और रिसोर्सेस उस जगह पे अगर इजीली अवेलेबल हो, चीप लेबर अवेलेबल हो इजीली, और उसकी रिसोर्सेज जो लगती है वो इजीली अवेलेबल हो, उसी जगह पे ये MNCs अपनी कंपनीज फॉर्म करती हैं. व्हाट इज़ द एम ऑफ MNC? लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ग्रेटर प्रॉफिट. यानी प्रोडक्शन के लिए कम से कम खर्चे में प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसका प्रॉफिट जो है वो ग्रेटर अमाउंट में प्रॉफिट होता है. सो दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ एनी MNC. ओके, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ग्रेटर प्रॉफिट. सो आई होप योर कंसेप्ट ऑफ MNC इज क्लियर. स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC. तो क्या होता है, किसी एक ही जगह पे वो फॉर्म करती है क्या? एक मान लो अभी है एप्पल का फ़ोन जो है हम यूज़ करते हैं, राइट. सो अगर उसका एग्जाम्पल ले तो किसी एक देश में नहीं होता है उसका प्रोडक्शन स्प्रेड होता है अलग अलग नेशन में. उसकी प्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो अलग अलग देशों में स्प्रेड होती है ना. बेसिकली एप्पल दिस कंपनी बिलोंग्स टू अमेरिकन कंपनी है, राइट. तो उसके लिए जो स्किल्ड इंजीनियर्स चाहिए वो ये MNC उठाती है इंडिया से स्किल्ड इंजीनियर्स लिए जो लो पेमेंट पे काम करने के लिए रेडी हैं, स्किल्ड है, होशियार हैं, बट दे आर रेडी टू वर्क ऑन लो पेमेंट. ओके, यहाँ से उठाया. फिर अमेरिका में क्या होता है, उसका डिज़ाइनिंग होता है. एप्पल फ़ोन का डिज़ाइनिंग जो होता है वो USA में होता है. देन व्हाट चाइना डज, चाइना गिव्स द कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना. तो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फ़ोन के वो चाइना में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि चाइना चीप माल यूज़ करता है उसके जो पार्ट्स होते हैं उसके लिए. ओके, डिज़ाइनिंग हो गई USA में. फिर स्किल्ड इंजीनियर्स हो गए जो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं वो आ गए इंडिया से, और चाइना ने दिया सस्ता माल वो बनाने के लिए. ओके, एंड फाइनली प्रोडक्ट इज़ असेंबल्ड. ये सारी चीज़ें असेंबल कहाँ होती हैं? मेक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में. ओके, एंड फाइनल प्रोडक्ट व्हेन इट गेट्स रेडी
इट इज़ रेडी टू सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये एप्पल का फ़ोन हर एक कंट्री में बेचने के लिए तैयार हो जाता है. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट production of any one thing, okay, is not limited to one nation. ये MNCs क्या करते हैं, अलग अलग देशों से उस प्रोडक्शन के लिए, उस एक चीज़ की प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, डिफरेंट कंट्रीज से वो लेता है और फिर उसको असेंबल करता है, एंड देन इट सेल्स द थिंग इन दी मार्केट, वर्ल्ड मार्केट. हर एक देश में वो चीज़ बिकती है. So this is the spreading of production by an MNC. In this way this is done. Now I have given you the example of iPhone, Apple, right? तो उसी प्रकार आपको ढूंढना है दूसरा प्रोडक्ट जो ये MNCs अलग अलग कंट्रीज़ में उसके पार्ट्स बनाती है, उसका इंजीनियरिंग कैसे होता है, उसको कंपोनेंट्स कहाँ से मिलते हैं, फिर असेंबल कहाँ पे होता है. सो यू हैव टू फाइंड आउट द अदर एग्जाम्पल. फर्दर, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. तो ये इंटरलिंकिंग जो है प्रोडक्शन का वो कैसे होता है अलग अलग देशों का. सो कंडीशंस रिक्वायर्ड टू सेटअप MNC. सो व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एनी MNC टू सेटअप. फर्स्ट, क्लोजनेस टू मार्केट. तो ये जो कंपनी है जहाँ पे MNC फॉर्म करेंगे वो जगह ऐसी जगह ढूंढती है जहाँ पे मार्केट बहुत नज़दीक हो, राइट. देन चीप, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर. कोई भी लेबर हो, वो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, लेकिन वो चीप इसमें होना चाहिए, उसका पेमेंट ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. ओके, सो चीप, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर जहाँ पे अवेलेबल मिले वहीं पे ये कंपनी सेटअप होती है. एंड फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़. तो किसी भी देश में अगर कोई MNC फॉर्म करना चाहता है तो उसके लिए उस नेशन की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं MNCs के लिए वो फेवरेबल होनी चाहिए. अगर मान लो आपको एक मार्केट के नज़दीक कोई जगह अच्छी सी मिल जाए MNC फॉर्म करने के लिए, आपको चीप, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर भी मिल जाए, मगर उस देश में अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है वो अच्छी खासी नहीं हो ये कंपनी फॉर्म करने के लिए, तो भैया ये थोड़ा रिस्की हो सकता है. तो ये तीनों चीज़ें मिल के हो आनी चाहिए कोई भी MNC सेटअप करने के लिए. सो MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, दे लुक इनटू दीज थ्री थिंग्स एंड देन ओनली दे सेट अप देयर कंपनीज इन दैट पर्टिकुलर नेशन, राइट. Investment, the money that is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipment. So on what things MNCs they invest money. तो इन्वेस्टमेंट तो होगा ना, अगर कोई कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए पहले पैसा देना पड़ेगा, है ना. पैसा किस पे जाएगा, फिर हमारा कैपिटल किसके लिए लगेगा. विल रिक्वायर फॉर लैंड, ज़मीन लगेगी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए मशीनरी चाहिए हमें, एंड अदर इक्विपमेंट्स, अदर नेसेसरी इक्विपमेंट्स के लिए हमें कैपिटल चाहिए, मनी चाहिए. ओके, सो we need money, we need capital to buy such assets. What kind of assets? Land, building, machines and other equipments. Okay, ये हो गया. फॉरेन इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNCs. तो ये जो पहले मैंने इन्वेस्टमेंट आपको बोला, ये कोई भी अगर बंदा इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता हो तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो जिसके लिए हमें कैपिटल लगेगा. और फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसको बोलेंगे, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं MNCs, है ना. MNCs अलग अलग देशों में जाके इंडस्ट्रीज फॉर्म करते हैं तो उसको बोलेंगे फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट. दिस इज कॉल्ड forest investment, where MNCs they set up their industries, their factories in other countries. So in that way, when they are buying land in other nations, they are investing their money over there. So this is called foreign investment. Okay, and any investment is made with the hope that these assets will earn profits. So इसमें क्यों हम कैपिटल लगाते हैं, हम पैसा क्यों लगाते हैं इन एसेट्स पे, यही आशा करके कि आगे चल के ये एसेट्स हमें प्रॉफिट दिला सकें. सो बेसिकली क्या है, पैसे लगाओ और पैसे कमाओ, यही तो है ना बात. पैसों की बात हो रही है. इंसान क्यों इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न मनी, राइट. तो मनी कमाने के लिए मनी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है. सो वी हैव टू इन्वेस्ट मनी टू अर्न मनी एंड वी होप दैट टू अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ दैट. Sometimes MNCs set up production jointly with some of the local companies of a country. Okay, तो ऐसा नहीं है कि हर बार MNCs अपनी खुद की इंडस्ट्री फॉर्म करती है. नो,
Sometimes these MNCs, what they do, they set up production jointly with local companies. जो पहले से उस कंट्री में जो लोकल कंपनीज फॉर्म है उनके साथ जॉइंट क्या बोलते हैं इसको, 50-50 पार्टनरशिप में वो लोकल कंपनीज के साथ जुड़ जाती है MNCs, और उनके साथ वो प्रोडक्शन में लग जाती है. तो जितना भी प्रॉफिट होता है बोथ लोकल कंपनीज एंड मल्टीनेशनल कंपनीज दोनों को फ़ायदा होता है. सो this is the thing. One way is multinational companies, they set up their own industries. Second is they set up a production jointly with the local companies. Okay, so benefit to local companies of joint production. इसका benefit local companies को भी होता है. Local companies also they earn lot of profit out of it. What ways? MNCs provide money for additional investment. Local companies तो वो क्या होता है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो लिमिटेड एरियाज़ में बेचा जाता है ना, वो बाहर के देशों में नहीं बेच सकते. तो अगर बाहर के देशों में बेचना है तो एडिशनल प्रोडक्शन होना चाहिए. तो इस एडिशनल प्रोडक्शन के लिए MNCs जो है वो लोकल कंपनीज़ को एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा पैसा देती है. ओके, किसके लिए? टू बाय न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन. इससे किसका फ़ायदा हुआ? लोकल कंपनीज का. MNCs माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन. मान लो अगर कोई लोकल कंपनी है जो पिकल बनाती है या फिर जैम्स बनाती है ना, तो वो उसी जगह पे जैम्स बनाएगी जहाँ पे फ्रूट्स इजीली अवेलेबल हो, मार्केट इजीली अवेलेबल हो. वो देख लिया उस कंपनी ने, लोकल कंपनी ने वो देख लिया. मगर उस जैम की जो बनाने की प्रोसेस है वो कंपनी ट्रेडिशनल प्रोसेस से बना रही हो और उससे थोड़ा बहुत ही प्रोडक्शन होता हो, जिससे ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा नहीं होता होगा, है ना. वो जैम ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा. तो मल्टीनेशनल कंपनीज अगर जॉइंट होती है उस जैम प्रोडक्शन कंपनी से, लोकल कंपनी से, तो हो सकता है वो मल्टीनेशनल कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आए प्रोडक्शन के लिए, जो उस लोकल कंपनी के लिए बहुत बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है. सो दैट नाउ इफ़ दिस लोकल कंपनी विच प्रोड्यूसेस जैम्स एंड पिकल्स विल गेट मोर प्रॉफिट व्हेन इट्स प्रोडक्शन गोज अक्रॉस द कंट्री, वो अलग अलग देशों में बेच पाएगा वो अपना प्रोडक्ट. किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ MNCs. सो MNCs को उनका भी फ़ायदा हो रहा है, लोकल जो प्रोड्यूसर्स है, जो लोकल कंपनीज़ है, उनको भी फ़ायदा हो रहा है, और लोगों को वो चीज़ें बाहर देशों में समझ में भी आ रही है कि इस देश में ये चीज़ें अच्छी मिलती है. सो वी कैन से दैट MNCs दे प्रोवाइड प्लेटफॉर्म, ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर दी नेशनल प्रोडक्ट्स. जो किसी एक नेशन का जो प्रोडक्ट है वो बाहर देशों में ईजिली जा सकता है बिकॉज ऑफ MNCs व्हेन दे गेट कनेक्टेड टू दी और दे गेट सेट अप द प्रोडक्शन जॉइंटली विद दी लोकल कंपनीज, राइट. फर्दर, मोस्ट कॉमन रूट फॉर MNC इन्वेस्टमेंट. हमने दो चीज़ें देखी कि MNC कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करती है या फिर कैसे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करती है. फर्स्ट, बाय अप लोकल कंपनीज एंड एक्सपांड प्रोडक्शन. एक तो वो लोकल कंपनीज़ को बाय करती है, खरीदती है, खुद खरीदती है, टेक ओवर करती है और उसका प्रोडक्शन बढ़ाती है. वेल्दी MNCs कैन डू दिस ईजीली. ओके, ये एक तरीका हो गया MNCs अपना इन्वेस्टमेंट करती है. और पहले वाला जो मैंने आपको बोला था कि MNCs खुद इंडस्ट्रीज सेटअप करती है, इंडिपेंडेंटली खुद सेटअप करती है. सेकेंड वे, जॉइंटली किसी लोकल कंपनीज़ को कनेक्ट होके MNCs लोकल कंपनी को और खुद को दोनों का फ़ायदा देखती है. और तीसरा, किसी लोकल कंपनी को MNCs जब खुद टेक ओवर करती है, खरीद लेती है वो लोकल कंपनी. व्हेन MNC बाइज एनी लोकल कंपनी एंड एक्सपांड इट्स प्रोडक्शन. So what kind of MNCs can do this easily? Wealthy MNCs can do this easily. Wealthy MNCs means ऐसी MNCs जिनके पास बहुत सारा पैसा हो, वो MNCs ऐसे local companies को easily खरीद सकती हैं. Now your example is given for this. Cargill Foods. We have learned about Cargill Foods. Okay, what Cargill Foods? Cargill Foods is basically American company. ये American company है और इसने क्या किया? परक फूड्स जो है, इंडिया की है परक फूड्स, उस कंपनी को, उस लोकल कंपनी को कारगिल फूड्स ने
खरीद लिया. सो कारगिल फूड ओवर हियर इज MNC, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो अमेरिका की है. उसने इंडिया की लोकल कंपनी जो है परख फूड, उसको टेक ओवर कर लिया, उसको खरीद के टेक ओवर किया और उसका प्रोडक्शन जो है एक्सपांड कर दिया. अब से परख फूड को कारगिल फूड के नाम से जाना जाता है. नाउ लेट अस रीड व्हाट इज रिटन ओवर हियर. परख फूड्स, अ स्मॉल कंपनी बॉट ओवर by a large American company, Cargill Foods. Okay, Parag Food built a large marketing network in India and owned 4 oil refineries whose control has now shifted to Cargill. So पहले Parag Food के अंदर क्या था? Parag Food क्या करता था? उसके खुद के 4 ऑयल रिफाइनरीज थे और उसका लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क था. अब ये सारा कंट्रोल गया किसके हाथ में? कारगिल के हाथ में चला गया. So Cargill is now the largest manufacturer of edible oil in India, making 5 million pouches daily. So उसका प्रोडक्शन बहुत गुना बढ़ गया. जो परख का था वो कारगिल ने टेक ओवर किया और उसका प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि ये कंपनी अभी एवरी डे दिस कंपनी प्रोड्यूसेस 5 million pouches of oil daily, right? So this is the example. You can give this example in the एग्जाम. ओके, अनदर वे इन विच MNC कंट्रोल प्रोडक्शन. अभी दूसरा क्या तरीका है जिससे MNC प्रोडक्शन कंट्रोल करती है? फर्स्ट, large MNCs place their order for production with small producers and sell them under their brand name. ना MNC और भी एक तरीका है MNC को खुद की इन्वेस्टमेंट करने का. वो क्या करते हैं? MNCs दे प्लेस दे ऑर्डर टू द स्मॉल प्रोड्यूसर्स. जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, मान लो कोई कपड़ा हो या फिर फुटवेयर की कोई कंपनी हो, छोटी कंपनी, उसको MNC ऑर्डर प्लेस करती है. वो ऑर्डर मिलने के बाद वो जो प्रोडक्शन है उसको अपना लेबल लगाती हैं और वो लेबल यानी ब्रांड नेम लगाती हैं और उसको ग्लोबल मार्केट में बेचती है. दिस इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ MNC. ओके, सो these MNCs have tremendous power to determine price, quality, delivery and labor conditions for these distant producers. So जो distant producers means ये दूर दूर देशों में बसे हुए जो small producers हैं उनसे अच्छी क्वालिटी का लेना, प्राइस कैसे कम करना है, क्योंकि खरीदती कम दाम में है और बेचती अपने प्रॉफिट के हिसाब से है MNCs. ओके, सो उनसे प्राइस का, क्वालिटी का, डिलीवरी का, लेबर कंडीशंस का, इन सारी डिटेल्स वो अच्छी तरह से लेती है और फिर उन स्मॉल प्रोड्यूसर्स से वो डीलिंग करती है, right? So that these MNCs they have to invest very little amount for the production and it sells it in the profitable amount. Okay, further, now to sum up, इसको sum up कैसे करेंगे? देखो, variety of ways through which MNCs spread their production and interact with local producers in various countries. MNCs के पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं कि किस तरह से वो प्रोडक्शन करें या फिर इन्वेस्टमेंट करें, राइट? एंड दे नो हाउ टू इंटरेक्ट विथ लोकल प्रोड्यूसर्स इन वेरियस कंट्रीज. बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप्स, कौन से तरीके हैं? बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विथ लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर सकती हैं. बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, लोकल कंपनीज से वो माल खरीद कर वो माल अपने ब्रांड नेम के साथ वो ग्लोबल मार्केट में बेच सकती है. बाय क्लोजली कंपीटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग देम अप, या तो फिर लोकल कंपनीज के साथ कॉम्पिटिशन करके या फिर लोकल कंपनीज को खरीद के इन्वेस्टमेंट किया जाता है बाय MNCs. So MNCs are exerting a strong influence on production at these distant locations. And this is where MNC is getting or it's creating a strong influence on production at distant places. तो बहुत सारी दूर दूर के जो देश है उसमें वो अपना इन्फ्लुएंस जमाए रखी है. सो व्हाट इज़ द रिजल्ट? प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन इज़ गेटिंग इंटरलिंक्ड. तो जो भी प्रोडक्शन हो, वो देश कितना भी दूर हो, उसका प्रोडक्शन किसी दूसरे देश में जो उससे ज़्यादा दूर हो ईज़िली हो जाता है. इसका मतलब क्या? प्रोडक्शन किसी और देश का, वो मार्केट उसको मिल रहा है दुनिया का, तो सारी दुनिया उस लोकल प्रोडक्ट को यूज़ कर रही है. There's a great demand for any local product. So this is the platform given by MNC, right? So I hope you all have understood the concept of MNC. Foreign trade and integration of markets.
फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। तो कैसे होगा? फॉरेन ट्रेड मीन्स व्हाट? फॉरेन ट्रेड मीन्स इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स और टेरिटरीज। तो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके जब कोई कैपिटल पैसा इन्वेस्ट करता है, गुड्स बेचता है या सर्विसेज देता है, उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। ओके, तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके ये सब करता है, तो दैट इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। Basic functions of foreign trade. What are the basic functions of foreign trade? It provides vast market to producers. So foreign trade, अगर आपने foreign trade में invest किया है तो आपके प्रोडक्शन को, आपके प्रोडक्ट को एक बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा जो ओपन है सबके लिए, राइट? फॉर बायर्स, वो जो प्रोड्यूस है, जो खरीदेगा फॉरेन ग्लोबल मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव टू गिव यू, आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, देन अमेज़ॉन। ये बंदे क्या करते हैं, ये MNC की तरह ही है ना, कि जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं अलग अलग देशों के, उनके प्रोडक्ट्स एक ऐप में वो डाल देते हैं। तो एक बंदा कहीं पे भी बैठा हो, अगर उसको इंडिया का कुछ अच्छा लगा, पसंद आया ड्रेस, तो वो इंडिया से वो बाय कर सकता है। तो इसको फ़ायदा किसको हुआ? उस कंपनी को भी हुआ, लोकल प्रोड्यूसर को भी हुआ, और उस बायर को भी फ़ायदा हुआ। सो बायर्स जो है, जो ख़रीदार है, कंज्यूमर्स जो है, उनको क्या मिल गया? बहुत सारे चॉइसेस मिल गए। सो मैनी चॉइसेस आर देयर फॉर द बायर्स। और जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बनाते हैं ये सारी चीज़ें, दे हैव गॉट अ वास्ट मार्केट। उनको बहुत सारा बड़ा मार्केट मिल गया है अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, right? So producers, they have got vast market, and for buyers, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods. So उनको बहुत सारे choices मिल गए हैं। एक ही चीज़ उनको अलग अलग मार्केट में, अलग अलग जगह में, उनको अलग अलग दामों में मिल सकती है। जो भी रीजनेबल रेट हो वो वहाँ से खरीद सकता है। इट्स द चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, बायर, उसका वो चॉइस है। Conclusion. What is the conclusion? With the opening of trade, goods travel from one market to another. Foreign trade की वजह से क्या हुआ है? ये जो गुड्स हैं वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक ईजिली जाते हैं। मार्केट इन द सेंस फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन। चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस। तो चॉइसेस जो है, बायर्स को बहुत अलग अलग चॉइसेस मिलते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई वांट टू बाय, काम करते हैं हम, मोबाइल की ही बात करते हैं। सो बहुत सारे फ़ोन्स मार्केट में आए हैं, कुछ लोकल इंडियंस के भी हैं, कुछ अमेरिका के हैं, कुछ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स भी है। तो आई हैव गॉट वेरियस चॉइसेस ऑफ व्हाट कंपनी आई हैव टू बाय द फ़ोन। मुझे चॉइसेस मिल गए। सो चॉइसेस ऑफ गुड्स इन द मार्केट्स हैव राइजन। ओके, प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रोड्यूसर्स को लोकल मार्केट, नॉट लोकल मार्केट, ग्लोबल मार्केट मिल गया है। सो व्हाट प्रोड्यूसर्स वुड डू, दे वुड इक्वलाइज द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट विद द सेम प्रोडक्ट ऑफ अनदर कंपनी। दूसरी कंपनी का वही प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो एक तो उसी लेवल पे रखेगा, या फिर उसका दाम वो घटा सकता है क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। सो व्हाट द ग्लोबल बायर वुड सी दैट अगर ये चीज़ इस कंपनी से मुझे 400 रुपये की पड़ रही है, लेकिन दूसरी कंपनी सेम चीज़ मुझे 300 रुपये में दे रही है, सो फ्रॉम विच कंपनी आई वुड बाय वेर एवर आई वुड गेट द प्रोडक्ट इन चीप कॉस्ट। मुझे कम से कम प्राइस में एक प्रोडक्ट मुझे अगर मिलता है, वही प्रोडक्ट अगर मुझे मिलता है, तो मैं हाईली जहाँ पे वो कॉस्ट कर रहा है वहाँ पे मैं क्यों जाऊँगी। सो दीज प्रोड्यूसर्स दे टेंड टू कीप द प्राइसेस इक्वल। एक तो वो इक्वल रखते हैं या फिर कम रखते हैं। इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज। और इससे क्या होता है, दो कंट्रीज़ के जो दो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें कॉम्पिटिशन बढ़ता है कि किसका प्रोडक्शन ज़्यादा सेल हो रहा है मार्केट में। अंडरस्टूड? नाउ दैट वाज द foreign trade. Now let us see the examples of foreign trade. Chinese manufacturers exports toys to India, where toys are sold at a high price. तो हमने अभी तो चाइनीज़ सब बंद हो गया, बट वी कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स
हु एक्सपोर्ट देयर टॉयज़ टू इंडिया, तो वो बेचते वक्त इंडिया को वो अपने जब टॉयज़ बेचता है तो बड़े ही हाई रेट में बेचता है, राइट, सो हाई प्राइस में बेचता है। दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज़ टू इंडिया, उसके बाद उसका एक्सपोर्टिंग चालू हो जाता है। जो इंडिया में प्लास्टिक टॉयज़ जो पहले आते थे वो ज़्यादातर होते थे। एंड बायर्स इन इंडिया नाउ हैव मोर ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम। अभी हमारे पास इंडियन मेड टॉयज़ भी हैं और हमारे पास चाइनीज़ टॉयज़ भी हैं, लेकिन चाइनीज़ टॉयज़ जो है मार्केट में चीप रेट में बेचे जाते हैं। सो ऑब्वियसली द लोकल बायर वुड टेंड टू बाय द चीप टॉय इंस्टेड ऑफ पेइंग हाई रेट फॉर द इंडियन टॉय। तो इससे इसके लिए कंपटीशन बढ़ गया। किन के लिए बढ़ गया? लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए। ये एक डेंजरस बात हो गई कि चाइनीज़ अपना माल कम इसमें बेच रहा है इंडियन मार्केट में, तो इंडिया का जो मार्केट है, लोकल मार्केट है, वो ठप होता जा रहा है क्योंकि उसकी टॉयज़ कोई खरीद ही नहीं रहा है, राइट। सो चाइनीज़ टॉयज़ बीइंग चीप एंड लेटेस्ट इन डिज़ाइन बिकेम मोर पॉपुलर इन इंडियन मार्केट। Within a year 70 to 80% of toys replaced with Chinese toys. So एक ही साल में 70 से 80% जो टॉयज़ थे इंडियन टॉयज़ थे उनको रिप्लेस कर दिया गया और उनकी जगह चाइनीज़ टॉयज़ आ गए। जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा? वो वही रखेगा जो कस्टमर्स चाहते हैं। कस्टमर्स क्या चाहते हैं? कम प्राइस में ख़रीदना चाहते हैं, तो कम प्राइस में शॉपकीपर को कौन देगा? चाइनीज़ मार्केट विल गिव। तो वो वहाँ से ख़रीद के लाएगा और वो बेचेगा कम दाम में, राइट। सो उस तरह से हमारे इंडियन टॉयज़ को कोई मार्केट ही नहीं मिल रहा था, राइट। So that is the example of foreign trade. Now foreign trade thus results in connecting the market or integration of market in different countries. So what is foreign trade? Foreign trade thus it results in connecting the market connect हो गए अलग अलग देशों के, and integration of market in different countries, and also they got connected as well as they got integrated in different countries. Okay, till here we are going to study. Now further points which we are going to discuss in our next video what is globalization? Globalization क्या है? Factors that have enabled globalization, World Trade Organization, impact of globalization in India, the struggle for a fair globalization. And what points we have discovered and we have learned in this video? Those points are production across countries, then interlinking production across countries, and foreign trade and Indian and integration of market. तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए, बाकी के बचे पॉइंट्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. Until then, please go through the video and understand the chapter thoroughly. This is very important chapter from the exam point of view. इस chapter में से बहुत सारे questions आते हैं, so please go through these videos, read the chapter, highlight the points over there, important points over there, and find out your own examples from the local market and the whatever products are there of multinational companies. कौन से हैं वो खुद ढूंढने की कोशिश करो, कौन से है, क्या है, इंडिया का प्रोडक्ट कौन सा है, वो सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करो और एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास तैयार रखो. Right? Okay, now you are going to highlight the important points in the textbook as well as in the refresher. Please leave your comments in the comment section. Your thumbs up will be your attendance for today's video. Okay, now yeah, go through the video and understand the concepts. Until then, bye.